मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले 25 रुपए हजार के इनामी आरोपी हाजी इकराम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने फर्जी कंपनी बनाकर सैकड़ों लोगों को हर महीने 10% मुनाफे का लालच दिया और करोड़ों रुपए ठग लिए। इसके बाद वह सऊदी अरब फरार हो गया था। ईद के मौके पर भारत लौटते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी के पास से लैपटॉप, मोबाइल और पासपोर्ट बरामद हुआ है। पुलिस अब उसकी संपत्ति जब्त कर पीड़ितों को राहत दिलाने की तैयारी में जुटी है। एक व्यक्ति जिसका नाम हाजी इकराम है, उसने निवेश के लिए वर्मी कंपोस्ट लोगों को सप्लाई करके उनके यहाँ वर्मी कंपोस्ट बेड लगाकर निवेश के नाम पर बहुत लोगों से पैसे लिए और वो पैसे वापस नहीं करे। उनको प्रॉफिट 10% का प्रॉमिस कर रहा हर महीने और बिल्कुल भी कई पैसा वापस नहीं किया रहा। इस संबंध में मुकदमा लिखा गया था सिविल लाइंस में सन 2025 में। गैर हाजिरी में मफरूरी में चार्जशीट लगाई गई थी और हाजी इकराम पे इनाम घोषित किया गया था। अब जाके थाना सिविल लाइंस पुलिस ने कड़ी मशक्कत से इस व्यक्ति को हिरासत में लिया है और जेल भेजा गया है। इस व्यक्ति पे 6 से 7 मुकदमे अब तक पता चले हैं। इसी केस के संबंध में है अलग अलग जनपदों में। ये नेटवर्क हरियाणा तक है इनका, हरियाणा और कुछ हरिद्वार तक भी, और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इन जनपदों में काफ़ी लोगों से, सैकड़ों लोगों से कहा जा सकता है कि ठगी की गई है। मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाईपास स्थित गांव सदावली में तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक बेकाबू होकर दुकान में घुसकर अफरातफरी मचा दी। बताया जा रहा है कि ट्रक अवैध रूप से ओवरलोड था और नियंत्रण खो बैठा। हादसे के वक्त दुकान के अंदर मौजूद युवक ने सूझबूझ दिखाते हुए पीछे की दीवार तोड़कर अपनी जान बचाई, जबकि दुकान मालिक भी कोने में जाकर सुरक्षित बच गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुकान की दीवार और अंदर रखा सामान पूरी तरह से तहस-नहस हो गया। वहीं पास की दूसरी दुकान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना ने इलाके में दहशत जरूर फैला दी है। मेरा नाम शुभम कुमार है। मेरा गाँव यही सुंदावली गाँव है मेरा। मेरी दुकान है यहाँ पे, मेरी हार्डवेयर की दुकान है जी यहाँ पे। और मैं तो ग्राहकों को सामान दे रहा था। इतने में क्या देखता हूँ मैं कि एक ट्रोला इधर से आ रहा है ओवरलोड हो गया गन्नों का, और ये जो ट्रक था उसे बचाने के चक्कर में मेरी दुकान में घुस गया। मैं निकल भी नहीं पाया सर, मैं बाद में निकला हूँ अंदर से। 4 मिनट के बाद मैं अंदर ही रह गया था, 4 मिनट के बाद निकला हूँ। अब आप खुद ही सोच सकते हो, जो सामने अगर आपकी 1 फुट मौत खड़ी हो, शासन की और प्रशासन की, तो मिली भगत है इनसे, पूरी मिली भगत है। ओवरलोड लेके चल रहे हैं ये। सरकार कह रही है कि इसके पुल के पैसे आ गए। कहाँ की कागजों में पैसे आ रहे हैं इनके? बताओ, काम नहीं शुरू हो रहा अब तक। नुकसान तो भैया देखो, भी नई दुकान खोली थी मैंने यहाँ पे। कम से कम मेरे माल का अगर मैं बताऊँ 3 लाख का नुकसान है मेरे माल का। और मरम्मत देख सकते हो आप, मरम्मत कितने की है, करीब सब कुल मिला के 6, साढ़े 6, 7 लाख रुपए। अभी तक अधिकारी आए थे, सिर्फ उन्होंने हमारी बात लिखी, ना हमारी कोई मांगे सुनी, ना हमारे जो है नुकसान लिखा, कितना नुकसान हुआ है। बस ऐसे चल रहा है। हम तो यही चाहते हैं, देखो हम तो एक मिडिल क्लास फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं। मोदी जी कहते हैं भाई आत्मनिर्भर भारत, तो हम तो अपना काम खोल के बैठे थे, आत्मनिर्भर बन के बैठे थे। अब हमें फिर से इन्होंने सड़क पे ला दिया। अभी जब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था पीछे, अभी सर्दियों में, तब घोषणा हुई थी रॉयल बुलेटिन पे भी। बहुत सारे जो समाचार पत्र थे उन पे मैंने देखा था कि पैसे आ गए हैं। बस कागजों में पैसे आ रहे हैं इनके, काम शुरू नहीं हुआ। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। ये 38 टन पर पास है गाड़ी, 100 टन भरा हुआ माल है गाड़ी के अंदर, और ये ओवरलोड है गाड़ी। इधर से जो बाईपास से आ रहे थे, इनके कंट्रोल नहीं हो पाई चौराहे पे, और ये सीधी हमारी दुकान के अंदर घुस गई गाड़ी। कम 7 लाख का नुकसान है जी हमारा, मकान टूट गया। मेरा लड़का था जी, एक अमजद था हमारा। माल का नुकसान हुआ, जान का नुकसान नहीं हुआ। यहाँ एक दिन घटना होती रहती है। यहाँ कोई सरकार जो है इसमें कोई ओवरब्रिज नहीं बना पा रही। ये कोई हर दिन, हर हफ्ते इसमें कोई ना कोई हादसा होता रहता है। सरकार को इस पर ध्यान ही नहीं दे रही। ये तो बड़े हादसे का इंतजार देगी सरकार। तो इसमें ये जो है क्या नाम जो है, पुल पहले ही बन जाना चाहिए था। हमारे गाँव को कहीं यहाँ मौतें हो चुकी, एक्सीडेंट बहुत सारे हो चुके, कोई ध्यान नहीं है जी। कोई अधिकारी मुआवजे के लिए नहीं आया हमारे पास ये चौकी इंचार्ज जो थे वे आए, और टीआई आए हमारे पास। ये लोग आए, नहीं आइडिया वगैरह नहीं है हमारे पास, नहीं, मौके कोई नहीं आया।
मुजफ्फरनगर से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक महिला के लापता होने के बाद अब उसके परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के मुताबिक मेरठ जिले के सरधना क्षेत्र की रहने वाली भूरी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी पुत्री नसरीन की शादी करीब 13 साल पहले मुजफ्फरनगर के नियाजीपुरा निवासी शकील के साथ हुई थी। परिजनों के अनुसार 23 जनवरी 2026 को दोपहर करीब 2 बजे से नसरीन अपनी ससुराल से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। जब परिवार ने ससुराल पक्ष से पूछताछ की तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद 24 जनवरी को थाना कोतवाली में गुमशुदगी की शिकायत भी दी गई, लेकिन आरोप है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें आशंका है कि ससुराल पक्ष ने उनकी बेटी की हत्या कर शव को कहीं ठिकाने लगा दिया है। इतना ही नहीं, नसरीन के 2 बच्चों से भी परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे मामले में परिजनों ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और एसएसपी से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि पुलिस इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाती है और लापता महिला का सच कब सामने आता है। जी हमारी लड़की यहाँ मुजफ्फरनगर नियाजीपुरे में भी आई है। 15 साल होगी जी। यहाँ इस्लाम के यहाँ करी थी जी शादी उसकी हमने शकील। तो उसे लोंडिया को सोच दे का मारा कर था, उसे बत्ती के तार लगा कर था, शराब पी का मारा कर था बहुत बुरी तरह। हमने 5 साल लो रखी भी, इलाज माजरा भी करवाया। उस लड़की को मार रखी थी ज़्यादा। 5 साल के बाद वो हम घर पे नहीं थे, पीछे जाकर ले आया। अब लोडिया लापता कर रखे, सारों ने मारी, उसकी माँ ने भी, बहनों ने भी। 3 महीने हो गए जी। हमने सूचना दी इनको जी हमारे लोडिया गुम कर रखी है, कोई सुनाई नहीं हमारी। वीडियो एक दफा हम बड़ोस से मिली थी, बड़ोस से मिली थी। वो जरा से देर को दिखाई, इतना हम गए तक आप कर दी लोडी है, जिंदी है, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। मेरी उन्होंने कहा कि वहाँ चले जाओ था। हम कार्रवाई चाहते हैं जी, हमारी बच्ची की ढूंढ हमारी बच्ची जिंदगी मिला हमारी बच्ची हमें मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां की बेटी अनन्या त्रिवेदी ने PCS 2024 के फाइनल रिजल्ट में दूसरा स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली अनन्या की इस उपलब्धि ने पूरे जिले को गर्व से भर दिया है। उनके पिता सुशील त्रिवेदी एक जनरल स्टोर चलाते हैं, जबकि उनकी मां रेखा रानी शिक्षिका हैं। अनन्या ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां के त्याग, परिवार के सहयोग और अपने मामा, जो एडिशनल SP हैं, को दिया है। शिक्षा की बात करें तो अनन्या ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की और नेट परीक्षा भी क्वालिफाई की। अनन्या की इस सफलता ने यह साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर कोई भी ऊंचाइयों को छू सकता है। अब उनका अगला लक्ष्य UPSC परीक्षा में सफलता हासिल करना है, जिसके लिए वह पूरी मेहनत और लगन के साथ तैयारी में जुटी हैं। सर मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा हो गया है। मेरा फर्स्ट टाइम PCS मेंस और इंटरव्यू था। इससे पहले मैं UPSC की तैयारी कर रही थी, उसमें मुझे सफलता नहीं मिली थी। लेकिन इसमें जब रिज़ल्ट आया तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं लखनऊ में थी और रात में ही रिज़ल्ट आया और मैं 25 का अभी मेंस जो चल रहा है उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। श्रेय तो मेरी फैमिली को जाता है, पेरेंट्स को जाता है। उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हैं और कंसिस्टेंटली मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया है। मतलब जो भी रिसोर्सेज या जो भी चीज़ों की जो भी चीज़ें अवेलेबल कराई जा सकती है और मानसिक रूप से जो भी सपोर्ट किया जा सकता है वो किया है। सर उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बार सेल्फ एनालिसिस ठीक से करके PYQs को और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और किसी से पर्सनलाइज गाइडेंस लेकर के बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे भागने की जगह अपने लिए एक कंफर्टेबल रूटीन बनाएं। आपके लिए जो सही है और जो पढ़ने का सही तरीका है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित PCS मुख्य परीक्षा 2025 का आयोजन प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शुरू हो गया है। यह परीक्षा 29 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रतिदिन 2 पालियों में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक परीक्षाएं कराई जा रही हैं। परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और नकल विहीन बनाने के लिए प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV निगरानी, सख्त चेकिंग और सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचने और नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस परीक्षा में शामिल हो रहे हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला इन 4 दिनों में होगा। ऐसे में प्रशासन और आयोग दोनों ही पूरी सतर्कता के साथ परीक्षा प्रक्रिया को संपन्न कराने में जुटे हुए हैं। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा संचालित हो रही है, कल से यह प्रारंभ हुई है। ये 4 दिनों तक चलेगी।
ये पीसीएस मेन की परीक्षा है जो 2025 की है, जो संचालित हो रही है। इसमें विभिन्न अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं एग्जाम देने के लिए और उपस्थिति इनकी मोर देन 90% है। उनकी सक्रियता ये दिखाई देती है कि वो कैरियर को लेकर बहुत सजग है। और चार्ट टोकन व्यवस्था ही करें तो यहाँ देखिए प्रशासनिक अधिकारी यहाँ लगे हैं। यहाँ सबसे पहले फिक्सिंग होती है, फिक्सिंग के उपरांत उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस के उपरांत वो कमरे में जाते हैं। साथ ही साथ जो इन्वेजिलेटर वहाँ पे, इन्वेजिलेटर भी सजग है, उनके बाकायदा एडमिट कार्ड देखे जाते हैं। जो सीटिंग प्लान है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को सीट पे बिठाया जाता है। समांतर जो लोक सेवा आयोग का निर्देश है, इसमें किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर के पूरी तरह से प्रतिबंधित है। गेट के पहले ही जो भी लगेज या सामान या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी लेके आते हैं उनको पहले बाहर रखवा दिया जाता है। बच्चे जो है प्रवेश पत्र के अतिरिक्त एक आईडी, उसके अलावा कुछ भी लेकर के अंदर नहीं जाते। आईपीएल 2026 का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है और आज तीसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। यह मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी। राजस्थान रॉयल्स ने इस बार युवा खिलाड़ी रियान पराग को टीम की कमान सौंपी है, जो कप्तान के तौर पर खुद को साबित करना चाहेंगे। वहीं दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स, जो आईपीएल की सबसे सफल टीमों में गिनी जाती है, अब ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में खेल रही है। हालांकि टीम के दिग्गज खिलाड़ी MS धोनी की मौजूदगी अभी भी टीम को मजबूती देती है। चेन्नई ने आखिरी बार 2023 में खिताब जीता था, लेकिन 2024 और 2025 में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। ऐसे में इस सीजन टीम छठा खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरी है। अब देखना होगा कि युवा कप्तान पराग अपनी टीम को जीत दिला पाते हैं या फिर अनुभव से भरी चेन्नई सुपर किंग्स बाजी मारती है। उनसे सबको खतरा है, सारे लोगों की उनसे जान की खतरा आम वहाँ के नागरिकों को है। और कलकत्ता में, बंगाल में, जहाँ भी जाओ वहाँ सब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कि इससे पिंड मुक्ति दिलाओ, छुट्टी दिलाओ इससे। हाँ, इसलिए वो ढकोसलाबाजी कर रही है। कोई सस्पेंस नहीं भाई, आप चिंता मत करिए, जल्द ही बन जाएगा। ये तुच्छ सारी बातें वो करती रहती है जिससे कि लोगों के सेंटिमेंट को भड़कावे। उससे कुछ होने जाना नहीं। इस बार उनकी विदाई तय है। अरे कुछ नहीं किया तो यही सब कराएंगे और क्या कराएंगे। अब बुढ़ापे पर यही सब लौंडा डांस कराएंगे।